नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी। और अब तो तैयारी और अच्छी हो जाएगी, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम डेट जैसे ही आती है तैयारी बढ़ जाती है, सभी लोगों की स्पीड भी बढ़ जाती है। और यही लगता है कि अब क्या पढ़ें। तो सभी लोग जैसे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा लें, ठीक है। और पढ़ने में थोड़ा टाइम और दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ ही गई है सबकी। तो चलिए फिर हम लोग वर्क एंड टाइम के कुछ वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन देख रहे थे। और उसी में हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आगे जो बचे हुए क्वेश्चन उनको भी कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। वर्क पावर और एनर्जी हम लोग कर रहे थे, 20 क्वेश्चन कर चुके थे। और इसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या है। कोई व्यक्ति है, मान लो कोई वस्तु है जमीन से 1 मीटर ऊंचाई पे इसको पकड़े हुए है और कितना वजन है 20 किलोग्राम का। तो यहाँ पे जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु है वो कितना है 20 किलोग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई भी कितनी है एक। तो यहाँ पे तो आदमी जो वस्तु है विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन तो इसका कुछ दिया नहीं है कि आदमी पकड़े हुए है, केवल 1 मीटर की ऊंचाई पे इसको पकड़े हुए है, वस्तु विस्थापित तो कर नहीं रहा है। तो अगर आदमी द्वारा पूछा जाएगा तो आदमी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, आदमी द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे हम mgh निकालते हैं। तो आदमी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आदमी ने वस्तु को उठा के रखा है एक जगह पे, उसको विस्थापित नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब है कि जो बल किया का कार्य होता है बल विस्थापन और कोण पे निर्भर करता है, ठीक। तो इसलिए आदमी द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा। लेकिन जब वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तब वहाँ पे हम mgh लगा के उसका कार्य निकाल लेंगे कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 21 के बाद हम 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहा, ठीक। असफल रहता है तो वह करता है। तो अभी हमने बताया कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कार्य भी कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। कार्य भी कितना हो जाएगा 0। तो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। क्योंकि जिसका डिस्प्लेसमेंट मतलब है विस्थापन 0 है तो भी कार्य भी क्या हो जाएगा 0। क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस या एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। विस्थापन बल और थीटा पे निर्भर करता है कार्य। इसका मात्रा क्या होता है जूल, ठीक है। या फिर दूसरा क्या होता है न्यूटन मीटर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। 23 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो जो सूर्य है, सूर्य में देखो क्या क्या है, जो सूर्य है वो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित रहता है, प्लस उसमें ऊर्जा निकलती रहती है, एनर्जी। तो इसका जो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होना, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। और परमाणु बम, परमाणु बम वो किस पे आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 नंबर में है डायनमो परिवर्तित करता है। जो डायनमो होता है आप लोगों ने देखा होगा, शादी विवाह में जनरेटर आता है तो उसमें आगे एक लगा होता है डायनमो। वो डायनमो लगा होता है और डायनमो का काम क्या होता है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, हैंडल मारते हैं, तो जब हैंडल मारते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक
कार्य कर रहा है। तो यांत्रिक कार्य से हम उससे क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। तो मतलब है कि जो डायनमो का कार्य होता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो डायनमो होता है ये आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे नियम पे कार्य करता है, दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है और इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। और उसी हिसाब से जो मोटर होता है, विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर होता है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे नियम का पे कार्य करता है, बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, और बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है और इसमें वास्तविक धारा प्रवाहित होती है। ठीक, और विद्युत मोटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 नंबर में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। जो सौर ऊर्जा है उसी को प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक, जो प्लेट होती है उनसे हम क्या बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं सोलर सेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे। 26 नंबर में है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है। जैसे कोई गद्दा है, गद्दा में रबड़ है, कोई भी चीज़ है, हम उसमें बैठ गए तो उसका आकार बदल जाएगा। ठीक है, उसका आकार कैसा हो गया, बदल गया। अब जब उठ जाएंगे तो वो फिर से आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आकार में परिवर्तन, आकार या आकृति में परिवर्तन होने पर कौन सी ऊर्जा हो जाती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। इसको याद रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। आकार या आकृति में परिवर्तन इसको बताता है, स्थितिज ऊर्जा को। जैसे धनुष है, धनुष को हमने खींच लिया, अब खींचे हुए हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे वो किस ऊर्जा में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। गद्दा है जिसकी आकृति या आकार बदलने पर उसमें कौन सी ऊर्जा निहित हो जाती है, पाई जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो चली हुई गोली, चल रही है तो गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ पानी, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। चलता हथौड़ा, हथौड़ा चल रहा है तो फिर गतिज ऊर्जा। हाँ, खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, इसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, कोई चीज चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा, कोई चीज रुकी हुई है और ऐसे टाइम पर रुकी है क्योंकि जैसे छोड़ेंगे वो गति पकड़ लेगी तो मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, कोई चीज हवा में लटकी है और वहां से छोड़ते ही वो गति पकड़ लेगी तो मतलब उसमें जो अभी लटकी है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 28 में आ जाएंगे। 28 में है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है, गति को दुगुनी कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा मतलब के ई, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो जो गतिज ऊर्जा का संबंध हमसे पूछा जा रहा है, गति को दुगुना मतलब v का मान किस पे, ये गतिज ऊर्जा का v से क्या प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इसका v² के बराबर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे v का मान दुगुना करेंगे तो जब v का मान दुगुना करेंगे 2v² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4v² हो जाएगा। v के जगह पे 2v² रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4v। इसका मतलब गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा,
4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुनी। गति को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 29 नंबर में आएंगे। 29 नंबर में कहा गया कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्यों? कोई व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ रहा है, जैसे मान लो कि सीढ़ी है, ऐसे ऐसे चढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो जी का मान पता है नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर जी होता है, और आदमी ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अधिक ऊर्जा खर्च होने के कारण है कि कहा गया है कि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। क्या है? विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण अलग होता है, गुरुत्वीत्वरण या गुरुत्व अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब जी के बारे में बता रहा है, तो गुरुत्व मतलब गुरुत्वीत्वरण के बारे में बता रहा है। व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, आदमी ऊपर जा रहा है, गुरुत्व नीचे की ओर लग रहा है, तो मतलब विरुद्ध है। इसका आंसर तो बी हो जाएगा, बी आंसर। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, क्योंकि आदमी ऊपर जा रहा है और जी का मान नीचे की ओर लगता है, तो गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्व के विरुद्ध चल रहा है, इसलिए सीढ़ी चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 30 में आ जाएंगे हम। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, मतलब द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन या ये नियम किसका है? तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब कमेंट में बताइए कि ये नियम किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 में आ जाते हैं। 31 नंबर है कि एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है p²/2m, जहाँ पे k मतलब गतिज ऊर्जा, के क्या है गतिज ऊर्जा, p है संवेग और m है द्रव्यमान। ये एक संबंध होता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? p²/2m, p²/2m, डी आंसर हो जाएगा, p²/2m, गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध। इसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। जो स्वचालित कलाई घड़ियाँ होती हैं उसमें उसको ऊर्जा कैसे मिलती है? करचल ऐठन से, या बैटरी से, या द्रव क्रिस्टल से, या हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, हमारे हाथ में विभिन्न संचालन से। हमारे हाथ की जो इधर उधर गति करने से उसमें ऊर्जा उसको मिलती है और वो चलती है, ठीक है। 32 क्वेश्चन हो गए। तो वर्क, पावर और एनर्जी में 32 क्वेश्चन कराना था, ये हो गए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन, इससे भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब हो गया आपका वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है r त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में एक समान वेग चाल v से गतिमान m द्रव्यमान के एक वस्तु पर लगने वाले अपकेंद्री बल का मान क्या होता है? तो अपकेंद्री बल क्या होता है? जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, ठीक है, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल, जो केंद्र की ओर लगता है बल, वो F बराबर होता है mv²/r। F बराबर क्या होता है? mv²/r, केंद्र की ओर बल लगता है, ठीक है। कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल होता है, इसका फार्मूला mv²/r होता है, ठीक है। और केंद्र से विपरीत दिशा में लगने वाला बल को अपकेंद्री बल कहते हैं, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? mv²
अपान आर, सी आंसर हो जाएगा mv² अपान आर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2 नंबर। जब कोई कण किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है तो वह बल जो इसे एक समान गति में गतिमान रखता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एक समान गति में गतिशील रखता है उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, अपकेंद्री बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि नियत चाल हो जाएगा यहाँ पे, नियत चाल से एक वृत्त में चलती हुई वस्तु, कोई वस्तु है जिसका नियत चाल है, तो इसका मतलब क्या है? कोई वस्तु है जिसका एक नियत चाल है या नियत वृत्त है, नियत चाल से एक वृत्त में चलती वस्तु, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? त्वरण नियत होता है क्या? का एक नियत वेग होता है? का अंदर की ओर त्रैज्य त्वरण होता है? का बाहर की ओर त्रैज्य त्वरण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंदर की ओर त्रैज्य त्वरण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंदर की ओर त्रैज्य त्वरण होता है। क्योंकि देखो अब केंद्रीय बल होता है बराबर mv², ये बराबर क्या होता है? mv²/r होता है। तो यहाँ पे जो बल लगता है केंद्रीय बल वो केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो किस पे निर्भर करेगा? वो त्रिज्या पे निर्भर करेगा। त्वरण किस पे निर्भर करेगा? त्रिज्या पे। तो यहाँ पे अंदर की ओर त्रैज्य त्वरण लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 4 नंबर। किसी कण का समरूप वृत्तीय गति में होता है, क्या होता है? कोई कण है समरूप वृत्तिगत है, मतलब एक समान वृत्तिगत है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई वृत्ति चारों ओर, जैसे वृत्त के चारों ओर घूमता तो लगातार दिशा परिवर्तित होती रहती है। दिशा परिवर्तन होने के कारण उसकी गति, वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित होता रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परिवर्तनशील वेग और परिवर्तनशील त्वरण। ठीक है, परिवर्तनशील वेग और परिवर्तनशील त्वरण। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए 5 नंबर। 5 नंबर है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग हो जाता है, जिस कारण, किसके कारण अलग होता है? तो मक्खन निकालने वाली मशीन, मक्खन निकालने वाली या फिर वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, सब ये दोनों किस पे कार्य करते हैं? तो ये अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ये सब किस पे कार्य करते हैं? अपकेंद्रीय बल पे कार्य करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अपकेंद्र हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। सी आंसर हो जाएगा इसका, अपकेंद्रीय बल पे। ठीक, अपकेंद्रीय बल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम 6 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुक जाता है, क्यों? तो जब कोई, जैसे मोड़ है ऐसे, तो जब वो साइकिल से यहाँ आता है तो अंदर की ओर, इधर की ओर लटक जाता है ना, अंदर की ओर, और फिर ऐसे मुड़ता है। तो उसका कारण क्या होता है? कि अधिक से अधिक अपकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अधिक अपकेंद्रीय बल मिल सके उसको। इसलिए किनारों पे इस ओर क्या होता है? खाली बनाया जाता है, और इस ओर ऊंचा बनाया जाता है, इस ओर ऊंचा बनाया जाता है, इस ओर खाली बनाया जाता है। चलिए 6 नंबर के बाद हम 7 नंबर पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि मोड़ के निकट सड़क को ढाल बनाया जाता है। मोड़ के निकट सड़क को ढाल बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? तो अभी हमने बताया है कि वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो सके,
क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा कि अधिक से अधिक अभिकेंद्री बल उत्पन्न हो सके, इसलिए ढाल बनाया जाता है मोड़ में। तो 7 हो गया। इसके बाद 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार V चाल से चलता हुआ मोड़ पर जिसकी त्रिज्या 1 है, जिसकी त्रिज्या 1 नहीं, यहाँ पे R हो जाएगा, R, ठीक, R त्रिज्या मुड़ता है ऊर्ध्वाधर की से उसके झुकाव का कोण यहाँ पे थीटा हो जाएगा, चाहे एट द रेट मान ले, का सूत्र क्या होगा? झुकाव कोण बताना है कि झुकाव कोण कितना होगा। तो झुकाव जो कोण होता है वो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है V स्क्वायर अपान आर जी। tan थीटा बराबर क्या होता है? V स्क्वायर अपान आर जी। कोई वस्तु है ऐसे, या कोई व्यक्ति है मोड़ पे खूब तेजी से जा रहा है, तो उसका झुकाव कोण कितना हो जाएगा अगर उसकी चाल और त्रिज्या दी हो? तो झुकाव कोण के लिए tan थीटा बराबर V स्क्वायर अपान आर जी होता है। और हम कहें कि अधिकतम किस चाल से मैक्सिमम चाल क्या होगी, मैक्सिमम चाल क्या होगी जिससे वो मुड़ सके? तो मैक्सिमम चाल होती है अंडर रूट म्यू एस आर जी, जहाँ पे म्यू होता है आपका स्थैतिक घर्षण, आर क्या होता है त्रिज्या, और जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, मैक्सिमम चाल कि जिससे वो आसानी से मुड़ सके बिना गिरे, ये दो फार्मूले होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए वस्तु का त्वरण स्थिर है। अगर स्थिर त्वरण है तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, इसका परिमाण सिर्फ परिमाण में स्थिर रहेगा। लेकिन कोई लगातार इसमें कह रहा है कि कोणीय वेग, समान कोणीय वेग है तो उसका परिमाण स्थिर रहेगा, लेकिन क्या होगा, वेग बदलता रहेगा। ठीक, यहाँ पे कहा गया है कि एक समान कोणीय वेग है तो परिमाण में त्वरण समान रहेगा, लगातार नहीं बदलेगा, त्वरण परिमाण में समान रहेगा, लेकिन वेग बदलता रहता है क्योंकि दिशा बदलती रहती है। चलिए 9 नंबर हो गया। इसके बाद 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है एक मोड़ पर घूमती है, मोड़ की त्रिज्या 60 मीटर है। यदि घर्षण गुणांक है 0.75, तो महत्तम चाल कितना होगा जिससे मोटर गाड़ी मोड़ा जा सकता है? वही बताया है कि वो अधिकतम चाल बताइए जिससे गाड़ी को मोड़ा जा सके। ठीक है, तो इसके लिए V मैक्स मतलब है V अधिकतम चाल कितनी होगी, तो अंडर रूट म्यू एस का मतलब स्थैतिक घर्षण होता है, आर का मतलब त्रिज्या होता है, जी का मतलब पता है कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, इससे निकाल लेंगे। तो ये मैक्सिमम चाल किस पे निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे जब अंडर रूट के अंदर रखेंगे हम कितना, 0.75 इंटू आर का मान 60 रखेंगे इंटू जी का मान 9.8, तो इसको हल कर लेंगे। 75/100 हो जाएगा इंटू 60 हो जाएगा इंटू 9.8 हो जाएगा, 0 से दशमलव हट जाएगा, 25 इसको अंडर रूट के अंदर लगा देंगे। 25 चौको 100, 25 3 75, 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2, 2 से काट देंगे 49। तो 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा, और 49 का वर्गमूल 7, तो 7 रो 21। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम चाल जो हो जाएगी कि 21 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। मैक्सिमम चाल 21 मीटर पर सेकेंड की चाल से मोड़ सकते हैं जिससे गाड़ी क्या होगी, गिरेगी नहीं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्या हो जाएगा
10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालें। ठीक है, गतिज ऊर्जा बताना है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, त्रिज्या दी है और 1 न्यूटन है, तो हम पहले वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, तो यहाँ पे आपका अब केंद्रीय बल F बराबर होता है mv² r। बल कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। mv²/r, r का मान कितना दिया है, तो 10। तो इसका मतलब है कि mv² बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। mv² बराबर कितना हो जाएगा, 10। और आपको गतिज ऊर्जा पता है क्या होता है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। तो जब यहाँ से हम दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो 1/2 mv² बराबर 10/2, मतलब कितना हो जाएगा, 5 जूल। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 5 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जूल। इसके बाद चलिए देखते हैं 11 नंबर के बाद हम 12 नंबर। 12 नंबर है, बल और समय जब तक बल कार्य करता है गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाएगा, बल इंटू समय, ये बराबर होता है आवेग के। ठीक है, आवेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, चलिए 12 हो गया। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर है कि एक जेट इंजन कार्य करता है। तो जेट इंजन जो कार्य करता है वो कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण पे, या फिर कहें कि न्यूटन के तृतीय नियम पे। ठीक, रेखीय संवेग संरक्षण पे। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर। द्रव्यमान m और वेग v से चलता हुआ वस्तु दीवार से लंबवत टकराता है और टक्कर के बाद उसी वेग से लौट आता, दीवार को किया गया संवेग बताना। जैसे कोई दीवार है और इधर से हम एक गेंद फेंकेंगे, जाएगा और वापसी उसी दिशा में वहीं पे लौट आएगा। तो पहले जाएगा mv वेग से जाएगा, मतलब संवेग से, और वापसी भी mv संवेग से आ जाएगा। तो दीवार को दिया गया संवेग कितना हो जाएगा, दीवार को दिया गया संवेग कितना हो जाएगा। देखो, संवेग संरक्षण के आधार पे क्या हो जाएगा कि जिस संवेग से जाता है उसी संवेग से लौट आता है, तो दीवार को कितना संवेग दिया गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2mv हो जाएगा। ठीक, संवेग संरक्षण के आधार पे कितना हो जाएगा, 2mv। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2mv लिख देंगे, 2mv हो जाएगा। और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, तो रेखीय संवेग का अनुपात बताना है। गतिज ऊर्जा समान है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो के ई बराबर होता है p²/2m होता है। ठीक, अगर हम इसका अनुपात में निकालेंगे तो दो पिंड है, तो k1/k2 बराबर p1/p2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर वर्गमूल निकाल लेंगे, कुल मिला के k1/k2 का वर्गमूल बराबर p1/p2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमको गतिज ऊर्जा दी है तो उसको हम संवेग
या रेखीय संवेग का अनुपात निकाल लेंगे वहाँ पे। तो K1 की जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। K2 की जगह पे 4 रख देंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका अनुपात, इसका मतलब है कि 1:2 क्या हो जाएगा, C 1:2 हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, क्योंकि देखो एग्ज़ाम आ चुके हैं, डेट आ चुकी है, तो एग्ज़ाम होना ही तय है। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो आना ही तय है। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और जितना हो सके उतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, थ्योरी भी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।